बंद हो गई तो मेरे को पता ही नहीं था। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में प्यारे, चलो अब तो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की जनजातियां प्यारे विद्यार्थियों, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे पहले और इंपोर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाएगा कि जनजातियों का उल्लेख कहां मिलता है। जनजातियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो कालीबंगा सभ्यता में मिलता है। सर्वप्रथम इनका उल्लेख कहां मिलता है, तो उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता में। कालीबंगा सभ्यता यानी कालीबंगा जो सभ्यता है इस सभ्यता में मिलता है। और ये सभ्यता कहां है, तो ध्यान रखना ये हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे, तो ये गग्गर नदी के किनारे। नदी कौन सी है, तो गग्गर, यानी गग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता हुई है। इस सभ्यता के अंदर जो है, कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो है जनजातियों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, भारत में राजस्थान का जनजातियों में कौन सा स्थान है। जनजातियों में छठवां स्थान है, यानी राजस्थान का जनजातियों में भारत का कौन सा, भारत में राजस्थान का जनजातियों में कौन सा स्थान है, छठा स्थान है, ध्यान रखना है। फिर प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, राजस्थान में जनजातियां, राजस्थान में जनजातियां पूछी जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों बताने कि राजस्थान में कौन कौन सी ऐसी जनजातियां हैं जो इसके अंदर शामिल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक जाति आती है जिसका नाम आता है बेल, दूसरी आती है मीणा, तीसरी आती है इसके अंदर गरासिया, ये क्षेत्रफल के आधार पर तीन सबसे बड़ी, चौथी आती है सहरिया, पांचवी आती है डामोर या कथोड़ी, छठे पर आती है डामोर और सातवें पर आती है सांसी, आठवें पर आती है कंजर। ये राजस्थान की 8 जनजातियां हैं, ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे राजस्थान में जनजातियां क्षेत्रफल के आधार पर। देखो राजस्थान में जनजातियां क्षेत्रफल में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, जनजातियां जिसमें आती है, प्रश्न आता है क्षेत्रफल में। क्या प्रश्न पूछा जाएगा, क्षेत्रफल में पहले तो अपन लिखते हैं राजस्थान में जनजातियां जो है वो सर्वाधिक कहां पाई जाती है और न्यूनतम कहां पाई जाती है। देखो इधर मैं ले लेता हूं आपका सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक जो जनजातियां हैं वो कहां पाई जाती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं उदयपुर में। और उदयपुर के बाद दूसरा जिला आता है, उसका नाम है बांसवाड़ा। यानी उदयपुर और बांसवाड़ा में राजस्थान में सर्वाधिक क्या पाई जाती है, जनजातियां पाई जाती हैं। प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां कहां पाई जाती है, उदयपुर में और बांसवाड़ा में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, न्यूनतम जनजातियां किस जिले में पाई जाती है। न्यूनतम जनजाति, न्यूनतम जनजातियां जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपके नागौर और बीकानेर। नागौर और बीकानेर में न्यूनतम जनजातियां पाई जाती है, ध्यान रखना। एक ऐसा कैसे आता है, प्रतिशत में सर्वाधिक जनजातियां कहां पाई जाती है और न्यूनतम कहां पाई जाती है। प्रतिशत में सर्वाधिक जनजातियां वाले जिले, प्रतिशत में सर्वाधिक, प्रतिशत में कर देता हूं और एक तरफ में करता हूं न्यूनतम और एक तरफ कर देता हूं मैं सर्वाधिक। देखो प्रतिशत में जो जनजातियां हैं वो सर्वाधिक कहां पाई जाती हैं, तो ध्यान रखना प्रतिशत में जो सर्वाधिक पाई जाती हैं ये पाई जाती है आपके, सर्वाधिक कहां पाई जाती है, तो ये आपके बांसवाड़ा के अंदर है, बांसवाड़ा। और दूसरा जिला पड़ता है उसका नाम है डूंगरपुर। यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सर्वाधिक प्रतिशत में क्या पाई जाती है, जनजातियां पाई जाती है। और न्यूनतम प्रतिशत में कौन सी पाई जाती है, न्यूनतम प्रतिशत, न्यूनतम प्रतिशत में जिला है जिसका नाम है बीकानेर। यानी राजस्थान में प्रतिशत में न्यूनतम कहां पाई जाती है, बीकानेर और नागौर में ये जनजातियां पाई जाती है। प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां कौन से जिले में पाई जाती है, तो उदयपुर, बांसवाड़ा
न्यूनतम कौन से जिले में पाई जाती है? नागौर, बीकानेर है। और इधर पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जो प्रतिशत में जनजातियां कहां पाई जाती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। प्रतिशत में न्यूनतम जनजातियां कहां पाई जाती है? तो बीकानेर और नागौर है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है मीणा साहब। कौन से हैं? यानी राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा कोई जनजाति पाई जाती है तो वो जनजाति पाई जाती है मीणा। देखो एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, राजस्थान की सबसे शिक्षित एवं संगठित तथा सुव्यवस्थित जनजाति मीणा है। ध्यान रखना, मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे शिक्षित भी है, संगठित भी है और सुव्यवस्थित जनजाति भी। प्रश्न पूछा जाएगा, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति, सबसे प्राचीन जनजाति, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, उसका नाम आता है भील। प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, उसका नाम आता है भील। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भी ध्यान रखना भील है। कौन सी? भील। मैं आपको 3 सबसे बड़ी जनजातियां लिखवा देता हूं। देखो क्षेत्रफल में बड़ी जनजाति है, बड़ी जनजाति है। क्षेत्रफल में बड़ी जनजातियों में हम 3 जनजातियों का नाम पहले लेते हैं। जो मैं पहले लिख रहा हूं 1 नंबर पर, वो पहले नंबर पर है मीणा, यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी जनजाति मीणा है। दूसरा नंबर क्षेत्रफल में भीलों का आता है। तीसरा नंबर आता है गरासियाओं का। यानी ये 3 नंबर तक हमें पूछी जा सकती है कि राजस्थान की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी जनजातियां कौन सी है। तो एक आती है मीणा, दूसरी है भील, तीसरी है गरासिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील, जबकि सबसे शिक्षित, सुव्यवस्थित, संगठित है मीणा। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति भी मीणा है। आगे चलते हैं। राजस्थान की आदिम जनजाति कौन सी है? देखो आता है, राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति, राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति, उसका नाम है सहरिया। कौन सी है? सहरिया जनजाति। यानी सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र जो है आदिम जनजाति के अंदर शामिल होती है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बढ़ेंगे इसमें से राजस्थान की प्रमुख जनजाति। अब हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे, वो लेने वाले हैं अपन मीणा, और उसके बाद लेंगे भीलों को। तो हमारी सबसे पहली जनजाति आएगी, उसका नाम है मीणा साहब। मीणा जनजाति। देखिए मीणा जनजाति से हमें क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा क्या क्या प्रश्न आएंगे। चलिए, मीणाओं से आपसे सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कि मीणा जाति की उत्पत्ति कहां से हुई। व्युत्पत्ति। देखो मीणाओं की उत्पत्ति कहां से हुई है? मीणा का अर्थ क्या होता है? मीणा का अर्थ क्या होता है? तो उत्पत्ति इनके हुई है भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से। कहां से हुई है? ध्यान रखना, भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से।
यानी भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था, मत्स्य अवतार, जिससे हुई है। मेना का अर्थ होता है मीन, और मीन का अर्थ होता है मछली। मीन और मीन का इसका अर्थ होता है मछली। मीन शब्द का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखना, मछली होता है। यानी मीनाओं की उत्पत्ति मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के उसी। मीना का अर्थ होता है मीन और मीन का अर्थ होता है मछली। आगे बढ़ते हैं। फिर सर इनके बारे में पूछा जाएगा कि ये जो मीणा जनजाति हैं ये कहां निवास करती है। तो ये पाई कहां जाती है, पाई जाति या निवास करती है, निवास पाई जाती है, निवास करती। ये सर्वाधिक पाई जाती है आपके जयपुर, दौसा, जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर और उदयपुर। यानी ये जनजाति सर्वाधिक कहां कहां पाई जाती है, तो जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर और उदयपुर। आगे बात करते हैं सर इनकी कुल देवी कौन है। मीणाओं की कुल देवी कौन है, तो मीणाओं की कुल देवी, प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने आप को जो कुल देवी मानते हैं वो कुल देवी ये जीण माता को मानते। किसको मानते हैं, जीण माता। जीण माता को ये कुल देवी के रूप में मानते हैं, ध्यान रखना। इनके आराध्य देव कौन से हैं, आराध्य देव, तो इनके आराध्य देव है जिनका नाम आता है भूरिया बाबा, भूरिया बाबा, या इन्हीं को बोलते हैं गौतमेश्वर, गौतमेश्वर, गौतमेश्वर या भूरिया बाबा के नाम से हम जानते हैं। सर इनके कुल देवता कौन होते हैं, यहां लिख देता हूं मैं इनके कुल देवता। तो इनके कुल देवता होते हैं बुज देवता, नोट करके लिख रहा हूं, कुल देवता। कुल देवता इनके होते हैं बुज देवता, ध्यान रखना, बुज देवता। यानी बुज देवता को ये अपना क्या मानते हैं, कुल देवता मानते हैं, जबकि इनका आराध्य देव है भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी है। और गौतमेश्वर का आपको पता है मंदिर क्या बना हुआ है, अरनोदा प्रतापगढ़ में। इनका कहां है, अरनोदा प्रतापगढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इनकी कुल देवी कौन हो जाती है, जीण माता हो जाती है। सर फिर इनके बारे में आता है इनका प्राचीन जो निवास स्थान है वो कौन सा है, प्राचीनतम निवास स्थान। प्राचीनतम जो निवास स्थान बताया गया वो काली खो की पहाड़ियां हैं, काली खो की पहाड़ियां। और काली खो की पहाड़ियां कहां हैं, तो ये आपके पड़ती अजमेर से लेकर आगरा तक, अजमेर से आगरा के मध्य जो पहाड़ियां हैं, आगरा के मध्य जो पहाड़ियां होती वहां पर ये जनजाति पाई जाती है। ये कालिको की पहाड़ियां किसने बताई, तो ये कर्नल टोड का कथन है, कर्नल जेम्स टोड का कथन है। कर्नल जेम्स टोड का कथन है कि मीणा जो है ये आपके कालिको की पहाड़ियों में पहले सर्वाधिक मात्रा में रहती थी। प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि मीणाओं का पहले शासन किस रियासत पर था, ध्यान रखना, मीणाओं का शासन ढूंढाड़ प्रदेश पर था, शासन ढूंढाड़ प्रदेश पर रहा था। दुलेराव या तेजकरण ने मीणाओं को हरा कर ही गोइल वंश की क्या करी थी, नींव रखी थी, ध्यान रखना। मीणाओं को हरा करके ही दुलेराव या तेजकरण ने ही मीणाओं को हरा कर उसने क्या रखी,
यहां पर नींव रखी थी। जयपुर शासकों के मीणा क्या करते हैं? रास तिलक करते हैं, ध्यान रखना। जयपुर शासकों के मीणाओं द्वारा क्या किया जाता है? रास तिलक किया जाता है। देखो, जयपुर के शासकों के या आमेर, जयपुर या कर देता हूं आमेर के कछवा राजवंश के कछवाह राजवंशों के राज तिलक मेणाओं द्वारा किया जाता है। मेणाओं द्वारा किया जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि जयपुर के कछवा राजवंश के राज तिलक करने का काम कौन करते हैं? तो मीणा जाति के लोग करते हैं। जयपुर के कछवा राजवंशों की राज तिलक कौन करते हैं? तो मीणा जाति के लोगों द्वारा जयपुर के कछवा राजवंशों के क्या किए जाते हैं? तिलक, राज तिलक किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न पूछा जा सकता है इनके बारे में, मीणाओं का कुंभ। मीणाओं का कुंभ, मीणाओं का कुंभ किसको कहते हैं? तो ध्यान रखना, मीणाओं का जो कुंभ है वो कहते हैं हम रामेश्वरम को। किसको बोलते हैं? रामेश्वरम। और रामेश्वरम कहाँ है? तो सवाई माधोपुर में, ध्यान रखना। रामेश्वरम कहाँ है? सवाई माधोपुर। यहां पर 3 नदियां मिलती हैं, त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियां आती हैं? बनास चंबल में मिलती है, बनास, चंबल और सीप, ये 3 नदियां आकर मिलती हैं। और ये जो रामेश्वरम सवाई माधोपुर में जो मेला लगता है, ये मेला बढ़ता है, ध्यान रखना, वैशाख पूर्णिमा। कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा। यानी वैशाख पूर्णिमा को जो है मीणाओं का कुंभ लगता है रामेश्वरम के अंदर। आगे बढ़ते हैं सर। मीणाओं का सबसे पवित्र या प्राचीन ग्रंथ, सबसे पवित्र या प्राचीन ग्रंथ, उसका नाम है मीन पुराण। क्या नाम आता है? मीन या मत्स्य पुराण कहते हैं इसे, मत्स्य पुराण। ये मत्स्य पुराण के लेखक कौन है? तो मुनि मगन सागर है। मुनि मगन सागर। मुनि मगन सागर ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है मत्स्य पुराण नामक ग्रंथ लिखा है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जयपुर के आमेर राजाओं के राज तिलक करने का काम कौन करते हैं? तो मीणाओं द्वारा किया जाता है। मीणाओं का कुंभ है रामेश्वरम सवाई माधोपुर में, त्रिवेणी संगम बनास चंबल सीप आकर मिलती हैं। मेला वैशाख पूर्णिमा को लगता है। मीणाओं का सबसे पवित्र या प्राचीन ग्रंथ मत्स्य पुराण है, जो लेखक है मुनि मगन सागर है। इनके आदि पुरुष माने जाते हैं, ध्यान रखना, मीणाओं के आदि पुरुष, मीणाओं के आदि पुरुष, मीणाओं के आदि पुरुष हैं, उनका नाम है मुनि मगन सागर। मुनि मगन सागर। मुनि मगन सागर को ये अपना क्या मानते हैं? आदि पुरुष मानते हैं, ध्यान रखना। फिर प्रश्न पूछा जाएगा, मीणाओं के बच्चे के जन्म पर, बच्चे के जन्म पर थाली बजाई जाती है, थाली बजाई जाती है, जबकि पुत्री के जन्म पर, पुत्री के जन्म पर सूप या छाजला बजाया जाता है। सूप या छाजला बजाया जाता है। यानी मीणाओं के अगर पुत्र होता है तो उस समय थाली बजाते हैं, और अगर मीणाओं की छोरी हो गई तो उस समय क्या बजाएंगे? ये सूप बजाते हैं। मीणाओं के आदि पुरुष कौन है? मुनि मगन सागर है। मीणाओं का ग्रंथ मत्स्य पुराण है।
इनका कुंभ गौतमेश्वर रामेश्वरम सवाईमाधोपुर के अंदर है। मेणा जो है वो जयपुर शासकों के राज तिलक करते हैं। और मेणाओं के बारे में उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से हुई है। मेणा का अर्थ होता है मीन, और मीन शब्द जो बना है उसका अर्थ होता है मछली। और पाई जाती है यानी ये सर्वाधिक निवास कहाँ करती है, तो ये करती है निवास जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, उदयपुर में। कुल देवी इनकी जीण माता है। आराध्य देव इनके भूरिया बाबा, गौतमेश्वर, अरुणोदा, प्रतापगढ़ में। कुल देवता इनके बुज देवता है। और प्राचीनतम निवास स्थान है कालीपो की पहाड़ियां, जो अजमेर से आगरा के मध्य है। कर्नल टोड ने ये निवास स्थान बताया। मेणाओं का शासन पहले ढूंढाड़ प्रदेश पर रहा था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला हमारा पार्ट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं सर, मेणाओं के अंदर एक प्रथा है जिसका नाम है छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना, सर छेड़ा फाड़ना क्या है? ध्यान रखना, छेड़ा फाड़ना मेणाओं का एक तलाक है। क्या है? मेणाओं की एक रस्म है। मेणाओं का तलाक की रस्म है। छेड़ा फाड़ने का मतलब होता है मीणाओं की तलाक की एक रस्म होती है, जिसमें क्या किया जाता है कि मीणा पुरुष, एक लड़की होती है जिसका विवाह हो जाता है और उनका तलाक हो जाता है, तो वो उसका थोड़ा सा दुपट्टा फाड़ देता है, उसे बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। यानी मीणाओं की तलाक की एक रस्म होती है जिसमें छेड़ा फाड़ना कहते हैं। एक होता है मोरना मांडना, मोरनी मांडना, ये इनके एक रस्म होती है। मीणाओं की एक क्या होती है, ध्यान रखना, रस्म। मीणाओं की एक रस्म होती है। मीणाओं की एक रस्म होती है मोरनी और मांडना। मीणाओं का मुखिया कौन होता है, ध्यान रखना, मीणा जाति। मीणा जाति वैसे दो भागों में बटी हुई है। एक तो है चौकीदार मीणा, चौकीदार मीणा, और एक मीणा होते हैं जो होते हैं जमींदार मीणा, जमींदार मीणा। ये निम्न, इन्हें जो है निम्न माना जाता है, ध्यान रखना, निम्न श्रेणी का मीणा कहते हैं, निम्न श्रेणी का मीणा कहते हैं मीणा। जबकि ये होते हैं उच्च श्रेणी के मीणे, उच्च श्रेणी का के मीणे। यानी जो चौकीदार मीणा होते हैं वो उच्च श्रेणी के होते हैं और जमींदार होते हैं वो निम्न श्रेणी के माने जाते हैं। क्योंकि ये राजाओं के यहाँ रहते हैं, चौकीदारी का काम करते थे, ये अपने आप को उच्च मानते हैं, और ये जमीन जायदाद का काम करते थे, ये निम्न होते हैं। ऐसा कहा जाता है इनके बारे में कि ये निम्न है, और एक जो है इनमें उच्च माना जाता है। आगे बात करते हैं सर, मीणा जाति में जो महिलाएं होती हैं, मीणा जाति की महिलाएं अपने हाथों पर अपने अपने पति का नाम लिखवाती, अपने अपने पति का नाम लिखवाती। यानी मीणा जाति की जो औरतें होती हैं वो अपने हाथों पर क्या लिखवाती हैं, तो अपने अपने पतियों के क्या करवाती है, वो नाम लिखवाती है। जैसे उसका किसी का नाम है गायत्री, उसका पति का नाम है ललित, तो वो लिखवाएगी गायत्री ललित। ऐसे नाम लिखवाती मीणाओं की छोरियां, बड़ी गजब की वे। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, मीणाओं का मुखिया कौन होता है? मीणाओं का मुखिया, मीणाओं की पंचायत का मुखिया, मीणाओं की पंचायत का जो मुखिया होता है वो होता है पटेल साहब। कौन होता है? पटेल। मीणाओं की पंचायतों का मुखिया होता है पटेल। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं सर, और मीणाओं के बारे में क्या आता है?
चलो, मीणाओं का एक नृत्य है और एक गीत है, उसका नाम है लांगुरिया। लांगुरिया नृत्य या गीत, ये कहां गाया जाता? तो केला देवी के मेले में, केला देवी के मेले में गाया जाता है, मेले में गाया वे किया जाता है। ध्यान रखना, मीणा जाति के जो लोग हैं वो गीत या लांगुरिया जो होता है वो गाते हैं, और लांगुरिया नृत्य भी करते हैं, गीत भी गाते हैं। ये केला देवी के मेले में किया जाता है। ध्यान रखना, मीणा जाति का सबसे बड़ा मेला किसे मानते हैं? सबसे बड़ा जो मेला है वो, ध्यान रखना, मेला एक तो आपके रामेश्वरम को मानते हैं। रामेश्वरम ये पड़ता है सवाई माधोपुर में। अगर सवाई माधोपुर का नहीं आए तो केला देवी का मेला सबसे बड़ा मानते हैं। केला देवी का मेला, केला देवी का मेला, क्योंकि केला देवी के मेले में कौन जाते हैं? सबसे ज्यादा मीणा जनजाति के लोग जाते हैं। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न मीणाओं से पूछा जाएगा कि इनमें कौन कौन से विवाह होते? तो इसमें विवाह में आप मुझे बता दीजिएगा। एक तो शायद इनमें प्रेम विवाह होता है ना। बाकी जो समाज में चला आ रहा है वो विवाह की जो प्रचलित है वही रस्में इनके अंदर भी निभाई जाती हैं। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। चलो, एक इनमें और देख सकते हैं अपन, इसके अंदर क्या है। सब चीजें हो गई मीणाओं की। चलो एक बार मैं देख लेता हूं, सब हो गया, फिर कुछ बचा हुआ है। उत्पत्ति हो गई मीणाओं का, अर्थ मीन हो गया, पाई जाती है, कुल देवी हो गया, आराध्य देवता हो गए, गौतमेश्वर हो गया, कुल देवता हो गए, निवास स्थान हो गया, मीणाओं डुंडाड़ में रहते थे, बिल्कुल हो गया। अमीर के कछवा राजवंश की राज तिलक करते हैं। मीणाओं का कुंभ, मीणाओं का पवित्र ग्रंथ मीन पुराण, मणि मगन सागर, मीणाओं के बच्चे पर, लड़के पर थाली बजाते हैं, और लड़की के जन्म पर सूप या छाजला बजाया जाता है। छेड़ा फाड़ना, मोरनी मांडना, दो प्रकार के। मीणाओं की महिलाएं अपने हाथों पर पति का नाम लिखती हैं। मीणाओं की पंचायत का मुखिया पटेल है। नृत्य या लेख गीत केला देवी की गाया जाता है। मीणा जाति का सबसे बड़ा मेला रामेश्वरम सवाई माधोपुर में लगता है। अब एक होता है इसमें दापा। दापा क्या? तो ध्यान रखना, वधु का मूल्य देकर खरीदना, यानी एक लड़की होगी जिसको क्या कर लिया जाएगा, लड़के वाले उसके पिताजी को पैसा देकर खरीद लेंगे, वो क्या कहलाता है? दापा कहलाता है। क्या कहलाता है? दापा कहलाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, मीणाओं का एक आंदोलन भी हुआ था, आपको पता है। मीणा एक आपराधिक जनजाति घोषित कर दी गई थी, इसलिए मीणाओं ने आंदोलन शुरू किया था, और यह आंदोलन जयपुर के आसपास में हुआ था, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट लागू कर दिया गया था, और क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट लागू किया तो इन्होंने विरोध भी किया था। बाद में जो 1946 में चलकर मीणाओं ने अपना आंदोलन समाप्त किया था। तो ये पहले एक आपराधिक जनजाति हुआ करती थी, जो आज राजस्थान की सबसे शिक्षित और सुव्यवस्थित जनजाति बन गई है। कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? मीणा। तो ये सारी बातें अपन किसके बारे में लिखी है? मीणाओं के बारे में पढ़ी है। आगे चलेंगे। चले, अगला हमारी जो जनजाति होने वाली है उस जनजाति का नाम लिखेंगे अपन भील। कौन सी जनजाति लिखेंगे? अगली अगली है भील। भील जनजाति। देखिए, भील जनजाति के बारे में क्या प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
भीलों के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। वैसे इधर मैंने आपको बता तो दिया था वैसे सारी चीजें कि ये राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीणा क्या है, ध्यान रखना। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा है, ये ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूं भीलों की। भीलों के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि सर भील जो जनजाति है वो भील शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? भील शब्द की उत्पत्ति, भील शब्द की उत्पत्ति हुई है बील शब्द से। किससे हुई है? बील। और बील का अर्थ होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। बील का मतलब होता है तीर कमान चलाने वाला, तीर कमान चलाने वाला। यानी बीलों का जो बील शब्द होता है वो बील शब्द का अर्थ होता है बील, और बील का मतलब होता है तीर कमान चलाने वाला। क्या होता है? तीर कमान चलाने वाला। आगे बढ़ते हैं सर, भीलों का निवास कहां होता है? ये राजस्थान में कहां पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। और दक्षिणी राजस्थान में भी सर्वाधिक भील कहां पाए जाते हैं? तो दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक भील पाए जाते हैं बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। यानी सबसे महत्वपूर्ण जो जिला है वो तो ध्यान रखना आपका बांसवाड़ा ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा भील कहां पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि सर ये जो भील होते हैं इनके छोटे गांव को क्या बोलते हैं? छोटे गांव। इनके जो छोटे गांव होते हैं उन्हें बोलते हैं हम पाल। क्या बोलते हैं? पाल। और इन गांव का जो मुखिया होता है, छोटे गांव का मुखिया, छोटे गांव का जो मुखिया होता है वो कहलाता है पालवी। छोटे गांव कहलाते हैं, देखो छोटे गांव जो होते हैं वो कहलाता है फला, है ना, ये लिखना पड़ेगा। छोटे गांव होते हैं वो क्या कहलाता है? फला कहलाता है, फला। जबकि बड़े जो गांव होते हैं, बड़े गांव, वो बड़े गांव कहलाते हैं पाल। और इनका जो मुखिया होता है बड़े गांव का मुखिया वो कहलाता है पालवी, पालवी। जबकि भीलों की पंचायत का जो मुखिया होता है वो कहलाता है गमेती। पंचायत का मुखिया, भीलों की पंचायत का मुखिया होता है वो कहलाता है गमेती। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है कि भील शब्द की उत्पत्ति भील से हुई, और भील का मतलब होता है तीर कमान चलाने वाला। निवास दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में है। छोटे भीलों के गांव कहलाते फला, बड़े गांव है पाल, और पाल का जो मुखिया होता है वो कहलाता है पालवी। पंचायत का मुखिया होता है वो कहलाता है गमेती। आगे बढ़ते हैं सर, इनको वनमानस, वन पुत्र की संज्ञा किसने दी है? प्रश्न पूछा जाएगा, भीलों को वन पुत्र की संज्ञा किसने दी? यानी भीलों को वनपुत्र की संज्ञा किसने दी है? तो कर्नल जेम्स टॉड ने दी। ध्यान रखना किसने दी है? कर्नल जेम्स टॉड। यानी कर्नल जेम्स टॉड ने किसको वनपुत्र की संज्ञा दी है? तो ध्यान रखना कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को वनपुत्र की क्या दी है? संज्ञा दी। आगे बढ़ते हैं सर, भीलों के जो घर होते हैं उनको घर को क्या बोलते हैं? तो इनके घर को बोला जाता है कू। क्या कहते हैं? कू कहते हैं, ध्यान रखना। यानी इनकी जो घर होते हैं उन घर को क्या बोला जाता है? कू बोला जाता है, कू, है ना। प्रश्न पूछा जाता है कि भीलों को घर, भीलों के जो घर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो कू बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, इनकी जो बोली होती है वो कौन सी होती है? तो भीली बोली होती है। इनकी जो बोली होती है
वो बोली कौन सी होती? वो होती भीली बोली। भीली बोली यानी भीलों के द्वारा जो बोली बोली जाती है वो भीली बोली के नाम से बोलते हैं, ध्यान रखना है। सर भीलों के बारे में और क्या पूछा जाता है? तो ध्यान रखना, यहां मैं नोट करके लिखना हूं। मेवाड़ राजवंश के, मेवाड़ के शासकों के, मेवाड़ के शासकों के राज तिलक भील जाति के सरदार द्वारा किया जाता है। भील जाति के सरदार द्वारा किया जाता है। यानी भील जाति के जो लोग होते हैं वो मेवाड़ के राजाओं के क्या करते हैं? राज तिलक करते हैं। ध्यान रखना, मेवाड़ का जो राज चिन्ह है, नोट करके लिख देता हूं, मेवाड़ का राज चिन्ह वो है, ध्यान रखना, एक तरफ तो है महाराणा, एक तरफ है महाराणा और एक तरफ है भील राजा। एक है तरफ महाराणा है, दूसरी तरफ भील राजा है, दूसरी तरफ भील राजा। एक तरफ तो महाराणा है और दूसरी तरफ क्या है? भील राजा है। वैसे राणा पुंजा जो था वो हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ में थे, तो एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसके पहले नाम के पहले राणा लगाने की उपाधि दी गई थी इन भीलों को, और वो राणा पुंजा को दी गई है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हम भीलों के बारे में बात कर रहे हैं, देखते हैं और भीलों के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती। भील जनजाति, देखिए भील जनजाति के बारे में यह पूछा जाता है कि सर जो भील जो लोग होते हैं एक्चुअल में इनकी कुल देवी कौन होती है? इनकी क्या होती है? कुल देवी। प्रश्न पूछा जाएगा कि भीलों की कुल देवी कौन है, तो उसका नाम आता है बराड़ी माता। बराड़ी माता। भीलों के कुल देवता कौन माने जाते हैं? टोटम जी। भीलों के कुल देवता, भीलों के कुल देवता है टोटम जी। टोटम जी। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, भीलों का सोमरस, भीलों का सोमरस वो होती है देसी शराब। देसी शराब यानी भीलों का जो सोमरस होता है वो कौन होती है? देसी शराब। और देसी शराब को हम क्या बोलते हैं? ताड़ी। इसको बोलते हैं ताड़ी, ध्यान रखना, ताड़ी कहते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, भीलों का या फिर आदिवासियों का कल्प वृक्ष, भीलों का या आदिवासियों का कल्प वृक्ष, भीलों का या आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो महुआ को कहते हैं। किसको कहते हैं? महुआ का मतलब होता है महुड़ी। महुआ, इसको बोलते हैं महुड़ी। ठीक है, आगे प्रश्न पूछा जाएगा कि आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं? आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा कहते हैं माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। माही नदी को क्या कहते हैं? आदिवासियों की गंगा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, माही नदी को क्या कहते हैं? आदिवासियों की गंगा के नाम से जानते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न पूछा जाएगा हमसे वो पूछेगा भीलों का कुंभ, भीलों या आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ कौन कहलाता है? तो ध्यान रखना, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है बेणेश्वर धाम का मेला। बेणेश्वर धाम का मेला। और ये बेणेश्वर धाम का मेला लगता है
नवाटापुरा, नवाटापुरा, और नवाटापुरा कहां पड़ता है? तो ध्यान रखना ये पड़ता है डूंगरपुर में। और ये आदिवासियों का जो मेला होता है ये कब लगता है? तो ध्यान रखना ये मेला बढ़ता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है ये? माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला लगता है। सर यहां पर त्रिवेणी संगम बनता है। क्लास चल रही मटर, क्लास चल रही, क्लास चल रही। अरे मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, बच्चों करूँ। ठीक, चलिए। बेनेश्वर धाम का मेला नवाटापुरा डूंगरपुर में लगता है। मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। यहां पर त्रिवेणी संगम बनता है। क्या बनता है? ध्यान रखना, त्रिवेणी संगम। और यहां पर 3 नदियां आकर मिलती है। एक का नाम है माही, दूसरी का नाम है जाखम और तीसरी का नाम है सोम। यानी सोम, माही, जाखम आकर मिलती है, वो बेनेश्वर धाम में मिलती है, जो कि नवाटापुरा है। और इसका मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इस बेनेश्वर धाम के संस्थापक कौन है? तो बेनेश्वर धाम की जो संस्थापक हैं, उन संस्थापक का नाम आता है संत माऊजी। संत माऊजी, संत माऊजी जो है वो बेनेश्वर धाम के क्या माने जाते हैं? मैंने ये ईरो किया है, ध्यान रखना है ना। ये ईरो यानी तीर का निशान किसके लिए? संस्थापक संत माऊजी के लिए। तो बेलों का, आदिवासियों का कुंभ कौन है? तो नवाटापुरा बेनेश्वर धाम है। उधर आदिवासियों की गंगा माही नदी है। और बेलो या आदिवासियों का कल्पवृक्ष आपका महुडी है। बेलो का सोमरस ताड़ी है। बेलो के देवता टोटम जी। बेलो की देवी है भराड़ी माता। वैसे ध्यान रखना ये केसरी बील जो होते हैं केसरिया नाथ जी पर चढ़ी हुई बील, केसरिया नाथ जी पर चढ़ी हुई खीर खाकर झूठ नहीं बोलते। खीर खाकर झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। यानी ये केसरिया नाथ जी के ऊपर चढ़ी हुई खीर खाकर भील जाति के जो लोग होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न पूछा जाएगा कि सर भीलों के बारे में और क्या आता है? तो हम बात कर रहे हैं भील जनजाति। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। भील जनजाति के बारे में प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर होता है इनकी महिलाओं के कुछ पहनावा, महिलाओं का पहनावा। सबसे पहले महिलाओं के पहनावे में आता है कछाबू। कछाबू, सर कछाबू क्या है? तो ध्यान रखना आदिवासी महिलाओं का घाघरा है। आदिवासी महिलाओं का घाघरा, महिलाओं का कमर से घुटनों तक का घाघरा, कमर से घुटनों तक का घाघरा। सर इनकी कुछ ओढ़नियां होती है। ओढ़नियां, इनकी जो प्रमुख ओढ़नियां हैं, उन ओढ़नियों में कौन कौन सी ओढ़नियां आती हैं? तो वो आती है, जैसे एक है ज्वार बात, ज्वार बात, ज्वार बात की ओढ़नी। एक आती है केरी बात, केरी बात की ओढ़नी। और एक आती है आपके इसमें ज्वार बात, केरी बात, और एक कौन सी बात थी? ज्वार बात की ओढ़नी, केरी बात की ओढ़नी। चलो एक और याद नहीं आ रही है, आगे चलते हैं। फिर सर महिलाओं का एक होती है आपके बखतरी, 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 या फिर इसे बोलते हैं कब्जा, ब्लाउज के दू में
ब्लाउज। ये जो महिलाओं का अंदरूनी जो कपड़ा होता है जालीनुमा, उसे हम बोलते हैं बख्तरी या ब्लाउज। इन महिलाओं में ध्यान रखना, यह महिलाएं सजने व सवरने में सजना सवरना पसंद करती है। ऐसे कर देता हूं, ये महिलाएं सजना सवरना पसंद करती है। यानी इनको कभी कभार टाइम मिलता है तो ये अच्छी लाली लिपस्टिक लगाकर सजना सवरना पसंद करती है। फिर सर बात करते हैं इन महिलाओं के बारे में और क्या आता है, तो इन महिलाओं को गोदना और गुदवाना बड़ा पसंद है। देखो, महिलाएं हाथों व शरीर पर गुदवाना पसंद करती है। गुदवाना पसंद करती है, यानी ये टेटू वेटू बनाना पसंद करती है। यानी ये जो महिलाएं ये हाथ पर टेटू बना देगी, है ना, ऐसे गुदवाना पसंद करती है। आगे आता है, आगे प्रश्न आता है, महिलाओं द्वारा एक नृत्य किया जाता है, उसका नाम है सुवटिया। सुवटिया, देखो ये सुवटिया एक गीत है जो भील स्त्री होती है, आदिवासी स्त्री होती है, वो अपने पति की याद में गाती है। ध्यान रखना, भील स्त्री अपने पति की याद में गीत गाती है। अपने पति की याद में गीत गाती है, वो क्या कहलाता है? सुवटिया। वैसे भील पुरुष दोनों ही साथ में जो नृत्य करते हैं वो कौन सा होता? तो हम सीड़ो। हम सीड़ो क्या है? तो ध्यान रखना, ये होता है भील और पुरुष, भील पुरुष और स्त्री साथ में किया जाने वाला नृत्य है। भील व पुरुषों द्वारा, सॉरी महिला, भील महिला, भील पुरुष और महिला, भील पुरुष व महिलाओं द्वारा साथ में किया जाने वाला नृत्य है। साथ में किया जाने वाला नृत्य यानी भील पुरुष व महिलाएं, यानी भीलों की महिलाएं जो नृत्य करती है एक साथ में, वो कौन होता है? वो आपका हमसीड़ो होता है। एक इसमें आता है हाथी वेंडो। हाथी वेंडो क्या है? तो ध्यान रखना, भीलों का ये एक है, भीलों का विवाह का प्रकार है। विवाह का प्रकार यानी भीलों में विवाह का प्रकार है जिसे हम कहते हैं हाथी वेंडो। हाथी का विवाह तय हुआ तो हाथी वेंडा हो गया। तो हाथी वेंडा क्या है? भीलों का एक विवाह है। एक आता है हाथी मन्ना। हाथी मन्ना, हाथी मन्ना है भीलों का नृत्य है। ध्यान रखना, भीलों का नृत्य, भीलों का नृत्य है हाथी मन्ना। वैसे भीलों के मैं देखता हूं अन्य नृत्य की बात करते हैं। अन्य नृत्य हैं जैसे इनके होती है गेर राई, गेर राई, द्विचक्री और द्विचक्री के बाद होती है गेर राई द्विचक्री युद्ध, झूमर, झूमर, राय द्विचक्री युद्ध झूमर,
चलिए ये अन्य आप याद रखना है। आगे चलते हैं सर, और बिलों के बारे में क्या आता है? तो एक आता है पोतिया। पोतिया क्या है तो ध्यान रखना, बील पुरुषों के, बील पुरुषों के सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र, सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र, यानी बील पुरुषों के सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र कौन सा है? तो वो वस्त्र हो जाएगा पोतिया। जबकि हाथी मना क्या है? बेलों का नृत्य, अन्य नृत्य, घेर, राई, द्विचक्री, युद्ध, झुम्मर, ये किसके हैं? बेलों के हैं। आगे बढ़ते हैं, एक आता है इसके अंदर बकतरी, बकतरी, या इसको बोलते हैं जालीनुमा बनियान, जालीनुमा बनियान। ये बकतरी, बकतरी या जालीनुमा बनियान वैसे जो पुरुष होते हैं, पुरुष, महिलाएं भी पहनते हैं, पुरुषों का अंदर अंदरूनी वस्त्र। एक होता है खपटा, खपटा क्या है? तो ध्यान रखना, बेलों का गले में डाला जाने वाला वस्त्र, डाले जाने वाला वस्त्र, बेलों का गले में डाले जाने वाला वस्त्र कहलाता है खपटा। फिर आता है इसके अंदर बेलों को, बेलों को बेलों को पाड़ा कहने पर, पाड़ा या कांठी कहने पर, पाड़ा या कांठी कहने पर वह खुश होते हैं, वह खुश होते हैं। बेलों को पाड़ा या कांटी कहने पर खुश होते हैं, जबकि बेलों को पोड़ा कहने पर, बेलों को पोड़ा कहने पर वह क्रोधित होते हैं, क्रोधित होते हैं। बिल्लों को पाड़ा या पोड़ा कांटी कहने पर वे खुश होते हैं, और पोड़ा कहने पर क्या हो जाते हैं? वो क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे अनका बिल खतरनाक रहे। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। बिलों की कुछ कृषि है, बिलों की कृषि। देखो, बिलों के द्वारा कुछ कृषि की जाती है। एक कृषि का नाम है दजिया, दजिया। एक का नाम है चीमाता और एक का नाम है वालरा। दजिया कृषि, चीमाता कृषि और है वालरा कृषि। ये तीन बिलों की कृषि के प्रकार है। दजिया मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि, मैदानी भागों में बिलों द्वारा की जाने वाली कृषि, की जाने वाली कृषि, यानी बिलों के द्वारा मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि है। पहाड़ी भागों में, पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि, की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? चीमाता। यानी माता जी हमेशा पहाड़ी पर रहती हैं और दजिया हमेशा मैदान में होता है। वालरा ये राजस्थान में एक स्थानांतरण कृषि का प्रकार, राजस्थान में स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार है, स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है, स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है।
जो ये वालरा कृषि की जाती है ये दक्षिणी राजस्थान में कहाँ होती है, तो ध्यान रखना ये दक्षिणी राजस्थान में होती है, दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक की जाती है, दक्षिणी राजस्थान में बेलों द्वारा की जाती है, बेलों द्वारा सर्वाधिक की जाती है। बेलों द्वारा सर्वाधिक जो कृषि की जाती है राजस्थान में वह स्थानांतरण कृषि का ही भाग है, लेकिन उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वालरा कृषि। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक होता है इसमें मोहताना। मोताना प्रथा क्या होती है, मोताना प्रथा होती है मुआवजे किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर, ध्यान रखना, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर, व्यक्ति की मृत्यु होने पर मुआवजे की मांग करना क्या कहलाता है, मोहताना कहलाता है। एक होता है मौसर। मौसर क्या होता है, तो ध्यान रखना, मृत्यु के 12वें दिन का भोजन, 12वें दिन का भोजन, मृत्यु के 12वें दिन का भोजन इसे बोलते हैं करियावर, केरियावर, करियावर, या इसे बोलते हैं 12वां बोलते हैं, करियावर बोलते हैं, या इसे मौसर बोला जाता है, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं निमुचना, मंगूदना। कौन सा है, मंगूदना। मंगूदना क्या है, तो ध्यान रखना, भोजन के लिए लकड़ियां इकट्ठी करना, भोजन के लिए लकड़ियां इकट्ठी करना, इकट्ठी करना। एक आता है इसके अंदर दापा। बिलों में लड़की का मूल्य देकर विवाह करना दापा प्रथा कहलाती है। एक होती है नाथा प्रथा, नाथा प्रथा। बील स्त्री द्वारा अपने पति को छोड़ करके, अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ चली जाना नाता प्रथा कहलाती है, नाता प्रथा कहलाती है। एक स्त्री जो होती है वो अपने पति को छोड़कर के कहां चली जाती है, दूसरे पुरुष के पास चली जाती है, तो उसे बोलते हैं नाता प्रथा। फिर आता है इसके अंदर झगड़ा राशि। झगड़ा राशि, झगड़ा राशि क्या है, देखो झगड़ा राशि होती है कि एक स्त्री अपने पति को छोड़ करके, अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के पास चली गई, उससे प्रथम पुरुष को द्वितीय पुरुष द्वारा कुछ राशि देना, इसे कहते हैं हम झगड़ा राशि। यानी एक लड़की है जो पहले, जैसे मान लो मेरे से शादी कर रखी है, पर वो किसी और लड़की के साथ फरार हो गई,
तो जब वो फरार हो गई है तो अब मैं क्या करूंगा, जिस लड़के के साथ वो गई है उससे मैं झगड़ा राशि लूंगा, है ना। तो वो मैं प्रथम व्यक्ति हूं और वो द्वितीय व्यक्ति, तो जो स्त्री द्वितीय व्यक्ति के साथ भाग गई उस द्वितीय व्यक्ति को मुझे झगड़ा देना पड़ेगा, तो वो झगड़ा राशि होती है। आगे चलते देखो, बिलों द्वारा विवाह के अवसर पर अपने घरों की दीवारों पर बराड़ी माता के चित्र बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। यानी भील जाति में जो बराड़ी देवी हैं, इस बराड़ी माता के क्या बनाते हैं, भीलों के जो लोग होते हैं वो चित्र बनाते हैं, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। सर भीलों के बारे में और हमें क्या प्रश्न पूछा जाता है, ये भी नोट कर लेना। भील जाति राजस्थान की सबसे अशिक्षित एवं बोली जनजाति राजस्थान की अशिक्षित और बोली जनजाति कौन सी है, भील है। ध्यान रखना, भीलों में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, भीलों में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, यानी भीलों में सर्वाधिक क्या होते हैं, बाल विवाह सबसे ज्यादा होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर भीलों के बारे में और क्या आता है, तो इतनी सारी बातें अपन ने किसके बारे में करी प्यारे विद्यार्थियों, भीलों के बारे में। तो काफी लंबा चौड़ा हो गया है भील तो। चलो कहां थे अपन, देखो भील के बारे में मैंने आपको जो भी बताया है वो एज इट इज क्लियर करके बताया है, समझना। भील की उत्पत्ति, भील तीर कमान चलाने वाला, बोली इनकी जो होती है वो बोली बोली होती है। निवास दक्षिण राजस्थान, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में करती है। छोटे गांव को फला कहते हैं, बड़े गांव को पाल का मुखिया होता है पालवी। पंचायत का मुखिया कहलाता है गमेती, जो IMP है। भीलों को वन पुत्र की संज्ञा किसने दी, तो कर्नल जेम्स टोड ने दी है। मेवाड़ के शासकों के भील राजा जो होते हैं वो राज तिलक करते हैं, और मेवाड़ का राज चिन्ह है, एक तरफ महाराणा और दूसरी तरफ है भील राजा। इधर का कुलदेवी बराड़ी माता है। भील केसरिया नाची पर चढ़ी खीर खाकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। भीलों के देवता टोटम जी है। भीलों का सोमरस ताड़ी देसी शराब है। भीलों का आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम का मेला जो माघ पूर्णिमा को लगता है। ये नवटापुरा त्रिवेणी संगम सोम माही जाकम मिलती है। संस्थापक के बेणेश्वर के संत माऊ जी। भीलों का आदि पुरुष या कल्प वृक्ष, आदिवासियों का कल्प वृक्ष कौन है, तो महुआ या मोल्डी है। और इनकी गंगा कौन है, तो ध्यान रखना वो मही नदी है। महिलाओं के कचाबू, आदिवासी महिलाओं का कमर से घुटनों तक का घाघरा। ओढ़नी होती है इनका ज्वार बात, केरी बात, और एक और हो मेरे को याद नहीं आ रही है, तारा बात, एक है तारा बात। ये इनकी 3 ओढ़नियों के प्रकार है। बरगती, ब्लाउज, ये महिलाएं सजना सवरना पसंद करती हैं। महिला शरीर पर गुदवाना पसंद करती। सुवटियो भीलों और पुरुषों में याद में गाया जाता है। हम सीढ़ो भील पुरुष महिलाएं साथ मिलकर गाती है। हाथी वेंडो भीलों का एक विवाह का प्रकार है। हाथी मना भीलों का नृत्य है। जैसे इसमें वो भी आता है नेजा, नेजा भी इसी में शामिल है। भील पुरुषों के सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र पोतियां है। बख्तरी जालीनुमा बनियान जो पुरुष पहनते हैं। खपता भीलों का गले में डाले जाने वाला वस्त्र है। भील को पाड़ा कहने या कांटी कहने पर वे खुश होते हैं, और पोड़ा कहने पर वे क्रोधित हो जाते हैं। इनकी करसी के प्रकार दजिया जो मैदानी भाग में की जाती करसी वो दजिया है। ची माता, माता जी हमेशा पहाड़ी पर रहती। पहाड़ी भागों में जो कृषि की जाती है उसे हम ची माता कहते हैं। वालरा ये एक स्थानांतरण कृषि का प्रकार है जो कि दक्षिणी राजस्थान में भीलों द्वारा किया जाता है। मौताना प्रथा किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मुआवजे की मांग करना। मौसर व्यक्ति के 12वें दिन का भोजन करियावर। मबूदना भोजन के लिए लकड़ियां इकट्ठी करना। दापा भीलों से लड़की का
लड़की का मूल्य देकर विवाह करना, नाता प्रथा, भील, स्त्री जो है किसी पर पुरुष के साथ भाग गई, झगड़ा राशि हो गई। फिर था भील, विवाह के अवसर पर भैरवी माता की जो है ये चित्र बनाते हैं। भील राजस्थान की सबसे अशिक्षित एवं भोली जनजाति है। भीलों में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें किसके बारे में थी? भीलों के बारे में। इसका नेक्स्ट पार्ट हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। मिलेंगे अपन अगली क्लास में।